बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट बचा हुआ है वो है आपका रिलेशन बिटवीन के एंड टेम्परेचर, यानी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। इस चीज़ को हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था रेट ऑफ इक्वेशन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इस चैप्टर की जब हमने शुरुआत की थी बच्चों, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा रेट लॉ के बारे में। फिर हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। और इस तरह से इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था उसे कंप्लीट किया। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कॉलिजन थ्योरी। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा है इस चैप्टर में बच्चों कॉलिजन थ्योरी। अब कॉलिजन थ्योरी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि कॉलिजन थ्योरी में थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको थोड़ा सा देखना था, एक्टिवेशन एनर्जी तो देखना ही था। वो जो दो ग्राफ आपको बना के दिखाए थे, एनर्जी का ग्राफ बना के आपको दिखाए थे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, ये आपको थोड़ा सा उसमें देखना था। इसके अलावा दो कंडीशंस होते हैं। किसी भी कॉलिजन को इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। किसी भी कॉलिजन को इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें पहली कंडीशन थी प्यारे बच्चों, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली सम होता है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट, यानी वो कम से कम एनर्जी जो हमें रिएक्टेंट को और देनी पड़ती है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसको कहा जाता है एक्टिवेशन। उसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद हमने बात किया था एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स के ऊपर। याद है आपको? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ाया था, और भी कई सारी बातें इसमें आपको मैंने बताई थी। इसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इक्वेशन, जिसके अंदर भी कई सारी बातें आपको बताई गई थी। फिजिकल स्टेट, फिजिकल साइज, केमिकल नेचर, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो आखिरी क्लास में हमने यहीं पे समाप्त किया था बच्चों। आखिरी क्लास में हमने यहीं पे समाप्त किया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी बातें बताई गई थी, जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल साइज, केमिकल नेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर। और यहीं पे आपका समाप्त हुआ था क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें आज जो पढ़ना है बच्चों वो है आपका रिलेशन बिटवीन के। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। relation between K
एंड टेम्परेचर, जहाँ पे के तुम्हारा होता है रेट कांस्टेंट। रिलेशन देखना है हमें के और टेम्परेचर के बीच में, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। हमें ये पता लगाना है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बच्चों, तो उसका रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब देखो, जनरली देखा गया है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। जनरली ये बात देखी गई है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब बात आता है कि कुछ ऐसा डिफाइन किया जाए जिसकी मदद से हम ये पता लगा पाए कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर कितने टाइम्स के बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाने पर कितने टाइम्स के बढ़ेगा। तो कोई ऐसी क्वांटिटी, कोई ऐसी चीज डिफाइन करी जाए। तो ऐसी एक चीज बच्चों डिफाइन करी गई, टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि म्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि म्यू। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को चेंज करने पर के कैसे चेंज होता है। अच्छा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है? तो कहते हैं कि म्यू जो होता है वो बराबर होता है के टी प्लस 10 अपॉन के टी। म्यू जो होता है बच्चों वो होता है के टी प्लस 10 अपॉन में के टी। म्यू की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट दी 2 डिफरेंट टेम्परेचर which will differ by 10 degrees Celsius. It is defined as ratio of rate constant. It is defined as ratio of rate constant at 2 different temperature which is differ by 10 डिग्री सेल्सियस। यानी म्यू जो होता है प्यारे बच्चों, वो रेशो होता है रेट कांस्टेंट का 2 अलग अलग टेम्परेचर का, और वो 2 अलग अलग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से डिफर करते हैं। यानी उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब जनरली देखा गया है कि ये वैल्यू 2 या 3 के आसपास आती है। जनरली देखा गया है कि ये वैल्यू 2 से 3 के आसपास आती है। ये वैल्यू 2 से 3 के आसपास आती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर के पर क्या असर पड़ता है, रेट कांस्टेंट पे क्या असर पड़ता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, अब इस बात का पता लगाने के लिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी जिसे कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि म्यू। म्यू होता है रेट कांस्टेंट का रेशो एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर विच इज डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा देखा गया है कि इसकी वैल्यू लगभग 2 या 3 के आसपास आती है, ठीक।
जनरली ऐसा देखा गया है कि इसकी वैल्यू 2 से 3 के आसपास आती है। अब इसके बाद एक रिलेशन आता है। मान लो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो पूछ ले। क्या पूछ ले भाई? दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो पूछ ले, R2/R1। या दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमसे रेट कांस्टेंट का रेशो पूछ ले, K2/K1, R2/R1 पूछ ले। दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो पूछ ले, या दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रेशो पूछ ले। ये दोनों ही बराबर होता है म्यू डेल्टा टी, यानी कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक, पता होता है इन जनरली बच्चों को। तो R2/R1 K2/K1 बराबर होता है म्यू डेल्टा टी अपॉन में 10। R2/R1 K2/K1 म्यू डेल्टा टी अपॉन में 10। अब यहां पे दो बातें याद रखना। अगर म्यू नहीं दिया हुआ है टेम्परेचर, देखो बच्चों ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी ताकि हम ये बता पाए कि टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर रेट कांस्टेंट पे क्या असर पड़ता है। म्यू होता क्या है? म्यू होता है दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रेशो, और ये लगभग जनरली देखा गया है कि या तो 2 आता है या 3 आता है। अब इसके बाद अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो पूछ ले या रेट कांस्टेंट का रेशो पूछ ले, तो ये बराबर होता है म्यू डेल्टा टी अपॉन में 10। अब अगर सवाल के अंदर म्यू नहीं दिया जाता है तो याद रखना कि म्यू की वैल्यू तुम 2 मान के चलोगे। अगर सवाल के अंदर म्यू नहीं दिया जाता है तो म्यू की वैल्यू तुम 2 मान के चलोगे। ठीक, अपने आप मान लेना है। अगर सवाल के अंदर म्यू नहीं दिया हुआ है तो तुम मान लोगे कि म्यू की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, इसके बाद अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो तुम मान लेना, अगर इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, शुरुआत में जो टेम्परेचर था वो नहीं दिया हुआ है, तो तुम मान लेना उसे रूम टेम्परेचर। शुरुआत का टेम्परेचर तुम रूम टेम्परेचर मान लेना, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये दो बातें सवाल करते वक्त ध्यान रखनी है कि अगर म्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें नहीं दिया हुआ होता है तो म्यू की वैल्यू को हम 2 माना करते हैं सवालों को सॉल्व करते हुए। ठीक है, अगर म्यू नहीं दिया हुआ होता है सवालों के अंदर तो म्यू की वैल्यू हम 2 माना करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर अगर नहीं दिया होता, इनिशियल टेम्परेचर अगर हमें नहीं दिया हुआ होता है, इनिशियल टेम्परेचर अगर हमें नहीं दिया हुआ होता है तो उसे हम रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पर हमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है, रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो पूछता है, या दो अलग अलग टेम्परेचर पर हमसे रेट कांस्टेंट का रेशो पूछता है प्यारे बच्चों, तो ये बराबर होता है म्यू डेल्टा टी अपॉन में 10। ये बराबर होता है क्या? म्यू डेल्टा टी अपॉन में 10। जहां पे ये जो, अगर सवाल सॉल्व करते वक्त म्यू नहीं दिया हुआ होता, अगर सवाल को सॉल्व करते वक्त म्यू नहीं दिया गया होगा तो म्यू की वैल्यू को तुम 2 मानोगे, और अगर इनिशियल टेम्परेचर, शुरुआती टेम्परेचर तुम्हें नहीं दिया हुआ होगा तो इनिशियल टेम्परेचर को बच्चों तुम मानोगे कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस।
आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो तुम इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो जो भी तुम्हें टाइम मिलेगा। क्वेश्चन वाला लेक्चर डालने मतलब उसको तो मैं 2-3 दिन बाद ही डालूंगा, तो 2-3 दिन का तुम्हें टाइम मिलेगा बच्चों। तो इस चैप्टर को अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। इसके बाद जब हम क्वेश्चन वाला लेक्चर हम जब डालेंगे तो क्वेश्चन जो है उसमें भी कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करवाएंगे, फास्ट क्विक रिवीजन देंगे, फॉर्मूला वगैरह की एक क्विक रिवीजन देंगे। इसके बाद सवाल को हम उसमें सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। हर कॉन्सेप्ट से एक सवाल, कम से कम 2 सवाल तो आपको जरूर देखने को मिलेगा उसमें। 2 लेक्चर आपके सवाल के करवाए जाएंगे बच्चों, कम से कम 2 लेक्चर में सिर्फ सवाल ही सवाल आपको करवाए जाएंगे इस चैप्टर से, हर वैरायटी के क्वेश्चन। ठीक, जितने वैरायटी के सवाल आ सकते हैं वो सारे वैरायटी के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। उससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं, उससे बाहर सवाल बन ही नहीं सकता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें एक छोटा सा ग्राफ पढ़ते हैं। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ग्राफ पढ़ना होता है, बस उस ग्राफ को देख लेना होता है। उसमें 2 टर्म आएंगे, उसका मतलब क्या है वो समझ लेना होता है। इससे सवाल आता नहीं है, ना आएगा भी नहीं। ठीक है, बहुत रेयर ही है, अगर बहुत ज्यादा ही बुरी किस्मत होगी तब इससे सवाल आ जाएगा, वरना इससे सवाल नहीं पूछता है। तो टॉपिक का नाम है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसके अंदर हमें एक ग्राफ पढ़ना होता है बच्चों। y एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि Ne/Nt। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि कुछ अपॉन कुछ होगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ अपॉन कुछ होगा। तो ये है Ne/Nt। Ne का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और मोर देन Ea। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और मोर देन Ea। Ea याद है, एक्टिवेशन एनर्जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और मोर देन Ea। Ne का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और मोर देन Ea। और Nt का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Nt का मतलब होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो y एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी Ne/Nt, और x एक्सिस के ऊपर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। y एक्सिस पे लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी Ne/Nt, और x एक्सिस के ऊपर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बनता है। बस इस ग्राफ को एक बार देख लो कि हाँ कुछ मैक्सवेल
एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नाम का एक टॉपिक आया था, और उसके अंदर कुछ ग्राफ बना था जिसमें वाई एक्सिस पे हमने लिया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी Ni अपॉन Nt, जहाँ पे Ni था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन ये, Nt था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एक्स एक्सिस पे था काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से एक सवाल जो है बन सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उससे एक सवाल बन जाए। टॉपिक का नाम है अर्हेनियस इक्वेशन। क्या है? अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन में हमें यही बताता है कि आखिर कैसे टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करने पर रेट कांस्टेंट पे अफेक्ट पड़ता है। अर्हेनियस इक्वेशन भी हमें यही बताता है प्यारे बच्चों कि कैसे टेम्परेचर को ऑल्टर करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, रेट कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है। तो टॉपिक का नाम है अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन। अब देखो, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें आर की वैल्यूज याद होनी चाहिए यूनिट के साथ। आर आप जानते हैं, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो इसमें पढ़ा था आपने, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन में ये जो आर होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की 3 वैल्यूज होती हैं, अलग अलग यूनिट पर आर की 3 वैल्यूज होती हैं, उसे आपको याद करना है। एक होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये यूनिट भी याद करनी है कि इस यूनिट पे ये वैल्यू है आर की। आर की एक वैल्यू होती है 0.0821 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। एक वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और एक यूनिट होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक, और एक आखिरी यूनिट, इसकी एक आखिरी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। आर की ये तीनों ही वैल्यूज आपको रटी हुई होनी चाहिए। आर की ये तीनों ही वैल्यूज यूनिट के साथ रट लो बच्चों, ये बहुत काम की चीज, बहुत ही काम की वैल्यूज है, और सिर्फ यहां नहीं, ये बहुत जगह काम आती है। अब अर्हेनियस इक्वेशन क्या है? तो कहते हैं काबा के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये होती है आपकी अर्हेनियस इक्वेशन। के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये होती है प्यारे बच्चों अर्हेनियस इक्वेशन। k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आप सभी जानते हैं
कि K होता है रेट कांस्टेंट, A होता है अर्हेनियस कांस्टेंट, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखो इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ई, ये जो ई होता है ना, इस ई को कहा जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो ई से पहले है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्री एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल से पहले प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसका तीसरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तीनों ही नाम याद रखने हैं। के होता है रेट कांस्टेंट, के होता है रेट कांस्टेंट, ए होता है अर्हेनियस कांस्टेंट, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है। ए होता है तुम्हारा एक्सपोनेंट, पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही। ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ए होता है प्यारे बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। एक बार फिर से ध्यान से देखो कि अर्हेनियस इक्वेशन होता है K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे K होता है तुम्हारा रेट कांस्टेंट, ए होता है प्यारे बच्चों अर्हेनियस कांस्टेंट, ए होता है तुम्हारा अर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक। ए होता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, लास्ट क्लास में पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा बहुत। और आज देखो एक्टिवेशन एनर्जी में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसका सीधा फॉर्मूला भी मैं बनाऊंगा एक, और सीधा सवाल आता है कि बताओ एक्टिवेशन एनर्जी। जो फॉर्मूला है उसमें सब बता देगा, सिर्फ तुम्हें ये कैलकुलेट करना होगा। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है तुम्हारे पास टेम्परेचर। ये होता है बच्चों अर्हेनियस इक्वेशन। ई को यहीं पे रखो और ए को यहां पे ले आओ। ए को यहीं रहने दो, ए को यहां पे ले आओ, तो क्या ये ऐसा दिखेगा? K अपॉन ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए को यही रहने दिया है और ए को इस तरफ इक्वल के दूसरे साइड ले आया हूं, तो ये हो गया K अपॉन ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये जो फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, ये K अपॉन ए या E की पावर माइनस, इसे ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और मोर देन ए को मैंने वहीं रहने दिया है, ए को मैं इक्वल के दूसरे साइड ले आया हूं, तो ये हो गया है K अपॉन ए। इस फ्रैक्शन को कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और मोर देन ए, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन है जिन मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है।
या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है प्यारे बच्चों या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। अब ये जो e की पावर माइनस EA अपॉन RT आपको दिख रहा है, e की पावर माइनस EA अपॉन RT जो प्यारे बच्चों हमें ये दिख रहा है, इसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन फैक्टर। e की पावर माइनस EA अपॉन RT को कहा जाता है क्या? बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन फैक्टर। अब हम चलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए। उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, हालांकि मैं पूरा दिखा रहा हूं कैसे होता है। अरेनियस इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। अरेनियस इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है प्यारे बच्चों, k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। नेचुरल लॉग ले लो दोनों तरफ। नेचुरल लॉग मतलब ln, लॉग बेस e पढ़ाया था जब लॉग पढ़ाया था फर्स्ट ऑर्डर में। नेचुरल लॉग मतलब ln या लॉग बेस e भी इसको कहा जाता है, लॉग बेस e। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो ln और इस तरफ भी ln। अब तुम्हें पढ़ाया था कि जब लॉग में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसे जब एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं? ln a प्लस ln e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ln लिखो या लॉग बेस ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग बेस e। नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग बेस e। अब ये भी बताया था कि जब भी ऐसे कुछ पावर में आ जाए तो ये पावर उठ के आगे आ जाता है, तो ये जो पावर में लिखा हुआ है ये यहां से हटेगा और ये यहां पे आ जाएगा। क्या लिखा हुआ था? माइनस EA अपॉन RT, तो ये माइनस EA अपॉन RT यहां पे आ जाएगा। ठीक। अब अगर आपको याद हो बच्चों तो ये बात याद रखना कि लॉग, ऐसा लॉग जिसका बेस और जिसका ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 हो जाती है। ये बात याद रखना। जैसे log 1 1 लिखा हो, log 1 1 ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। log 10 10 10 यानी बेस और ये चीज सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। log सेम सेम 1 हो जाता है, log सेम सेम 1 हो जाता है, log सेम सेम 1 हो जाता है, सेम सेम। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये हट जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे पास ये इक्वेशन आएगी कि log बेस ई के इज इक्वल टू log बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन RT। log बेस ई के log बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन RT। अब बताया था कि जब log बेस ई को log बेस 10 में, देखो log बेस ई पे हमें वैल्यूज पता नहीं होती है, log बेस ई पे हमें वैल्यूज पता नहीं होती हैं, हमें वैल्यूज पता होती है log बेस 10 पर। तो log बेस ई को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये log बेस 10 में बदल जाता है। log बेस e को log बेस 10 में बदलने के लिए, log बेस e को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2.303 से।
इस पूरी इक्वेशन को बच्चों डिवाइड कर दो किससे, 2.303 से, तो ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी कट जाएगा। और तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। log k इज इक्वल टू log a, log बेस 10 k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए। देखो अगर मैं सिर्फ log बोलता हूं तो इसका मतलब है कि वो log बेस 10 की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि log मतलब log बेस 10 ही बोलूंगा, क्योंकि उस पे ही हमें वैल्यूज पता होती हैं। अगर मैं नेचुरल लॉग की बात करूंगा तो मैं स्पेसिफाई करूंगा कि मैं नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूं या ln की बात कर रहा हूं, ठीक। अब ये जो इक्वेशन आई है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है बच्चों, तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनता है। ग्राफ के स्लोप के ऊपर सवाल आता है। तो इक्वेशन तुम्हारा बना था log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब हम ग्राफ बनाते हैं log k वर्सेस 1 अपॉन टी का। तो y एक्सिस पे है log k, तो देखो y इज इक्वल टू, और x एक्सिस पे है 1 अपॉन टी, तो y इज इक्वल टू mx। x क्या है, x है 1 अपॉन टी। m ये स्लोप है इसका, देखो m होता है स्लोप, mx प्लस c। तो ध्यान से देखो इसका स्लोप तो नेगेटिव है, m देखो नेगेटिव माइनस है, इसका जो स्लोप आया है m वो है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। 2.303 आर ये होता है इस ग्राफ जो बनाऊंगा उसका स्लोप। तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो तुम्हें बताया था कि नेगेटिव स्लोप की लाइन जो है ऐसी बनती है, और इसका इंटरसेप्ट देखो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट मतलब जहां y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पॉजिटिव वाला है, यहां कहीं कट करेगा, ये होगा तुम्हारा log a, और स्लोप नेगेटिव है यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा प्यारे बच्चों, वो स्लोप होगा m इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ई ए अपॉन माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ग्राफ प्लॉट किया है हमने log k वर्सेस 1 अपॉन टी। इक्वेशन मिल गई थी कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। इक्वेशन हमें ये वाली मिल गई थी, और फिर हमने इसे कंपेयर कर दिया जो जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c से। हमें पता लगा कि स्लोप इतना है और नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसा ग्राफ आता है और सीधा इसमें स्लोप पूछता है, या तो स्लोप दे देगा, r तो हमें पता ही है, ई है तुमसे पूछ सॉरी बच्चों, ये तुमसे क्या करेगा, पूछ लेगा।
अब इसमें हमें 3 केसेस पढ़ने होते हैं, 3 केसेस हमें बच्चों पढ़ने होते हैं। पहला केस होता है जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए। इक्वेशन क्या आई थी? इक्वेशन आई थी log बेस 10 log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। इक्वेशन क्या आई थी? log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। log k is equals to log a minus EA upon 2.303 RT। पहला केस आता है बच्चों जब टेम्परेचर हो जाए तुम्हारा इनफाइनाइट। तो जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहां पे तुम इनफाइनाइट रखोगे और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, ये चीज हो जाएगी 0। जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो यहां पे T की जगह तुम रखोगे क्या? इनफाइनाइट रखोगे। अगर ये पता हो तुम्हें तो इनफाइनाइट होता है 1/0। किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो उसे कहते हैं इन्फिनिटी, वो डिफाइन नहीं होता है। इनफाइनाइट का मतलब है ऐसी चीज जो डिफाइन नहीं है, जिसे तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो उसे कहते हैं इन्फिनिटी। तो यहाँ इन्फिनिटी है यानी ये क्या है? 1/0 है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये 0 ऊपर चला जाएगा और किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो ये वाली जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। log k इज इक्वल टू log a आ जाएगा। log k इज इक्वल टू log a आ जाएगा यानी k बराबर आ जाएगा a के। जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो जो ये वाली वैल्यू है यहाँ टेम्परेचर की जगह तुम इन्फिनिटी रखोगे। जैसे ही टेम्परेचर को बच्चों इन्फिनिटी रखोगे तो जो ये वाली वैल्यू है तुम्हारी EA अपॉन 2.303 RT वाली जो ये वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। तो log k इज इक्वल टू log a हो जाएगा और k बराबर हो जाएगा तुम्हारा a के। k बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों a के। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला केस। ठीक है, अब आता है दूसरा केस। दूसरा केस बच्चों कहता है कि कोई T1 टेम्परेचर पे तुम्हारा कोई रेट कांस्टेंट है K1। T1 टेम्परेचर पे तुम्हारा कोई रेट कांस्टेंट है K1। T2 टेम्परेचर पे तुम्हारा कोई रेट कांस्टेंट है K2। ये दिया हुआ है कि T1 टेम्परेचर पे तुम्हारे पास कुछ रेट कांस्टेंट की वैल्यू है जो है K1 और T2 टेम्परेचर पे तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है जो है K2। ये चीज आपको दी गई है कि T1 टेम्परेचर पे तुम्हारे पास कुछ रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K1 और T2 टेम्परेचर पे तुम्हारे पास कुछ रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K2। अब जब यहाँ पे एक बार तुम वैल्यू ये वाली पुट करोगे, यहाँ पे K1 लिखोगे, यहाँ T1 लिखोगे, फिर एक बार और इस इक्वेशन को दोबारा लिखोगे जब यहाँ पे K1 यहाँ K की जगह K2 लिखोगे और T की जगह T2 लिखोगे। फिर उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद जो तुम्हें याद रखना है, जो फाइनली तुम्हें याद रखना है प्यारे बच्चों, वो है ये वाली इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, log K2 अपॉन में K1 EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। इस इक्वेशन से सवाल आता है। इस इक्वेशन से भर भर के सवाल पूछा गया है। तो ये इक्वेशन हमें रटी हुई होनी चाहिए। log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log K2 अपॉन K1 log K2 अपॉन K1 log K2 अपॉन K1 EA अपॉन
2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये वाली जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस वाली इक्वेशन से सवाल जो है पूछा जाता है और बहुत ही भर भर के पूछा जाता है। तो ये इक्वेशन हमें क्या होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो हो गई दूसरी बात। आओ तीसरी बात देखिए क्या है। तीसरा केस और पहला केस दोनों ही रटना था, ठीक। पहले केस में क्या था, पहले केस में था कि अगर टेम्परेचर को तुमने इन्फिनिटी कर दिया तो ये वैल्यू 0 होगी, log के बराबर होगा log a के बराबर होगा a के, ठीक। यहाँ गलती हो जाती है, बच्चे गलती कर देते हैं। याद रखना log के बराबर होगा log a के और k बराबर होगा a के, ठीक। तो जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, सवाल में लिखा होता है कि बताओ log k किसके बराबर होगा, तो बच्चे करते थे k बराबर a होता है तो a हो जाता है, गलत। log k बराबर होता है log a के, ठीक। और k बराबर होता है तुम्हारे किसके, a के। अब तीसरी इक्वेशन देखो, तीसरा केस। तीसरा केस प्यारे बच्चों देखो, अब तीसरे केस के लिए यहां जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो इस वाली इक्वेशन से, यहां पे जो लिखी हुई थी उससे एक स्टेप पहले जब नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखी हुई थी इक्वेशन, वो इक्वेशन मैं यहां लिखूंगा, ठीक। पढ़ाई हुई है बच्चों। यहाँ पे तो 2.303 वाला फैक्टर आ गया था, तभी log बेस e log बेस 10 में बदल गया था। मैं नेचुरल लॉग वाली ही इक्वेशन लिख रहा हूँ, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन में rt। अरे ये नेचुरल लॉग वाली इक्वेशन है, जो अभी यहाँ इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी ना 2.303 वाली, उससे पहले जो एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी ये वो इक्वेशन है नेचुरल लॉग वाली। अब ये जो है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन rt, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T टेम्परेचर, ठीक। T के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये होगा d अपॉन डी टी ln k, d अपॉन डी टी ln k। ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहां देखो क्या आएगा, यहां आएगा। अब तुम्हें याद हो कि जब t के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला t पहले ऊपर आएगा, तो देखो ये कैसे होगा, ये होगा माइनस ये अपॉन आर डी बाय डी टी 1/t। ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि देखो dt के रिस्पेक्ट में जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ टेम्परेचर ही वेरिएबल होगा, बाकी ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट मान के इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो डिफरेंशिएशन से ये दोनों तो बाहर आ गए, माइनस ए अपॉन आई टी, अंदर बचा 1/t और 1/t को तुम लिख सकते हो t की पावर -1। और डिफरेंशिएशन में पता है जो पावर होती है ये आगे आती है, तो -1 आगे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इसमें एक घटा देते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर जो है उसको सबसे पहले नीचे लाओ, आगे लिखो और फिर उसमें से एक क्या करो, माइनस। डिफरेंशिएट का मतलब तोड़ना, तोड़ना मतलब माइनस करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब प्लस करना। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले जो पावर है इसे कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता है कि जो दूल्हे का बोझ है, दूल्हे का बोझ किया नीचे, बोझ में से एक किया माइनस और तुम्हारा हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब ये देखो क्या बनेगा, डी बाय डी टी ln k इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर डी, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा t की पावर -2 हो जाएगा ना ये, फिर t की पावर -2 को जब नीचे भेजूंगा तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक इक्वेशन d अपॉन डी टी ln k ई ए अपॉन आर टी का स्क्वायर, d अपॉन डी टी ln k ई ए अपॉन आर टी का स्क्वायर, ठीक। ये जो माइनस प्लस किया था ये सब डिफरेंशिएट करने के बाद लिखते हैं, तो जो स्टेप बताया वो स्टेप आपको याद रखना है, यानी ये तो याद ही नहीं रखना है, सीधा ये याद रखना है। यही पूछता है कि बताओ डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन।
यही पूछता है बच्चों कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन बताओ, डायरेक्ट ये आपको चुनना होता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, सीधा आता है कि डी अपॉन डी टी ln k इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर, डी अपॉन डी टी ln k EA अपॉन RT स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है और इसके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इसके लिए, मेरे को भी बहुत बहुत बधाइयाँ बच्चों, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। अब इसके बाद 3 छोटे छोटे से टॉपिक्स है एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो रेयरली जिसमें सवाल आता है बट कभी कभार आ जाता है, तो उन छोटे छोटे 3 पॉइंट्स को भी हमें पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है खत्म होता है। इस लेक्चर में बेसिकली मैंने पढ़ाया है के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। के और टेम्परेचर के बीच में हमने बच्चों रिलेशन पढ़ा है। किसके किसके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा है? के और टेम्परेचर के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा है प्यारे बच्चों। अब आता है सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सम एक्स्ट्रा पॉइंट में सबसे पहले जो बात आपको पढ़ाई जाती है वो है पैरेलल रिएक्शन। मान लो तुम्हारे पास कुछ ए है, ए से कुछ बी बन रहा है, इसका कुछ रेट कांस्टेंट है K1, और इसी ए से कुछ सी बन रहा है, इसका कुछ रेट कांस्टेंट है K2। इसे कहा जाता है पैरेलल रिएक्शन। रिएक्टेंट एक ही है बट उसी एक रिएक्टेंट से 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं और उन 2 अलग अलग पाथवे का 2 अलग अलग रेट कांस्टेंट है K1 है K2। अब पूछा जाता है कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी ये होगा R इज इक्वल टू K A की पावर 1, R इज इक्वल टू K1 B की बात हो रही है तो R इज इक्वल टू K1 A की पावर 1। यहाँ पे रिएक्टेंट लिखते हैं जो तुम्हारे पास होता है, बताया था रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है R इज इक्वल टू K, वहां पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन यूज की जाती है। आगे बढ़ो। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मैं पूछूं तो ये क्या होगा? ये होगा R इज इक्वल टू K A की पावर 1। अब मैं तुमसे पूछूं नेट रेट, तो नेट रेट में बेटा इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 A की पावर 1। अरे इसको ऐड करोगे तो A कॉमन चला जाएगा बाहर और ये क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। जब A को तुम ऐड करोगे, A को बेटा जब ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो A कॉमन आएगा ना, देखो A कॉमन आएगा तो कॉमन जो आएगा उसको बाहर लिख देना, अंदर बचेगा K1 प्लस K2 और A बाहर कॉमन चला जाएगा। ठीक, वही बात लिखी थी लेकिन आपको समझ नहीं आती, आप पूरा पहले डिटेल में बताओ। तो ये आ जाएगा नेट रेट। ठीक, अब इस पे एक और बात पूछता है कि बताओ परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ किसका? बी का। तो याद रखना जब बी का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछेगा तो बी वाले पाथवे में जो रेट कांस्टेंट है वो लिखना, नीचे टोटल लिखना K1 प्लस K2 और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक, जब बी वाले का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछे तो बी वाले पाथवे में जो रेट कांस्टेंट है वो लिखना, नीचे टोटल इंटू 100। बी वाले पाथवे में जो रेट कांस्टेंट है वो K1 अपॉन K1 प्लस K2
इंटू 100, ठीक। और अगर पूछे परसेंटेज, अगर मैं ये पूछूं बताओ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सी बताओ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सी बताओ प्यारे बच्चों, तो तुम कहोगे सी वाले का के लिख दूं यानी K2 अपॉन में टोटल K1 प्लस K2 इनटू में, ये होता है पैरेलल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। सवाल जो है यहां से देखा गया है, ठीक। यहां से जो है सवाल जो है वैसे तो बहुत कम ही पूछता है इन सब, ये जो 3 टॉपिक आपको बता रहा हूं, लेकिन इसमें से यहां से जो बहुत कम बार पूछा गया है ना, उसमें से यहां पे इससे सवाल आया है। इससे सवाल आया है, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा क्या, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होगा, उससे दो अलग अलग पैरेलल पाथ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, तो दो अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे। तो तुमसे पूछेगा नेट रेट बताओ, तो नेट रेट कहोगे K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तुमसे कहेगा बताओ परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ बी की, तो तुम कहोगे बी का रेट कांस्टेंट अपॉन टोटल रेट कांस्टेंट इनटू 100। तुमसे कहेगा सी का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ, तो तुम कहोगे सी का जो रेट कांस्टेंट है सी वाले पाथ में, सी वाले केमिकल रिएक्शन का जो पाथ है उसमें जो रेट कांस्टेंट है K2, नीचे टोटल इनटू में 100। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। हम सभी जानते हैं क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन कहता है कि मान लो एक्स ए है और एक्स ए से वाई बी बन रहा है। तुम्हारे पास एक्स ए है और एक्स ए से वाई बी बन रहा है, ठीक। ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जो दोनों ही रास्ते पे चलता है, यहाँ ए से बी भी बन रहा है और बी से ए भी बन रहा है। तो कह दो जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है जिसमें ए से बी बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट है के एफ, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहां पे जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है जिसमें बी से ए बन रहा है, कह दो कि इसका रेट कांस्टेंट है के बी, इसका रेट कांस्टेंट है क्या, के बी। इसमें जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है बच्चों, कह दो कि इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, के बी, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, के बी। अब मैं अगर तुमसे पूछूं बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो तुम कहोगे सर आर इक्वल टू होता है के, आर एफ है तो के एफ होगा। बताओ इस वाले पाथ में रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ए है, तो ए की पावर एक्स, ठीक। आर बी पूछूंगा तो इसी तरह से ये हो जाएगा के बी आर इक्वल टू के। अच्छा बैकवर्ड वाले में रिएक्टेंट क्या है, जब इधर की तरफ रिएक्शन चलेगा तब रिएक्टेंट ये है, तो यहाँ पे तो रिएक्टेंट लिखते हैं तो बी की पावर वाई। अब कह दो किसी एक तरफ वाले को कह दो कि ये वाला तेज हो रहा है, ठीक। तो देखो इस तरफ रिएक्शन ज्यादा जा रही है, बड़ा एरो है, इस तरफ ज्यादा जा रही है, इधर छोटा एरो है, इस तरफ कम जा रही है, तो इसका मतलब ये वाली चीज बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो यहाँ पे नेट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है आर एफ माइनस आर बी, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तुम्हारे पास नेट रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो बच्चों, तुम्हारे पास नेट रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। अब तीसरी चीज और आखिरी चीज आती है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। कॉन्जिक्यूटिव
कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव शब्द का मतलब होता है एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव शब्द का मतलब होता है बच्चों एक के बाद एक। जैसे ए है, ए से कुछ बी बना और बी से कुछ सी बन गया। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का मतलब है एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। तो ए था, ए से कुछ बी बना, बी से कुछ सी बन गया। क्या दिया, जब ए से बी बना तो रेट कांस्टेंट था K1 और जब बी से सी बना तो रेट कांस्टेंट था K2। अब बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा प्यारे बच्चों। मैंने तुमसे पूछा है कि बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो आर, ये रेट है, रेट मतलब आर, और आर इज इक्वल टू के। डिसअपियर ए की बात हो रही है तो इसके पास वाला K1 लिखोगे, आर इज इक्वल टू के। यहां रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है ए की पावर 1। ठीक, अब मैं पूछूं बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी होगा आर इज इक्वल टू के है तुम्हारा K2। अच्छा, ये K1 या K2 कैसे रख रहा हूं दिख रहा है ना। जब ए की बात कर रहा हूं तो इस वाले पाथ में, ए वाले पाथ में के क्या है K1 है तो इसलिए K1 लिखा है। और जब सी की बात कर रहा हूं तो देखो सी वाला जो पाथ है उसमें के क्या है K2 है तो इसलिए K2 लिखा है। और यहाँ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट बी है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी की पावर 1। यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों बी की पावर 1। अब पूछा है बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बताओ। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बताओ कितनी तेजी से बी बन रहा है। तो देखो कितनी तेजी से ए बी में बदल रहा है, इतनी तेजी से, तो लिखा मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और कितनी तेजी से बी सी में बदल जा रहा है, इतनी तेजी से, तो इसे माइनस कर दो भाई। ये तो बी बन रहा है और ये बी घट रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी घट रहा है। तो जो बन रहा है उसमें से इसको हटा दो तो जो बचेगा वो तुम्हारा क्या होगा नेट रेट ऑफ अपीयरेंस होगा बी का। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, उसमें से माइनस कर दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। देखो फिर से समझो बेटा, फिर से समझो, ए बी में बदल रहा है, ठीक है। तो जब ए बी में, ए टूटा बी बना, ए टूटेगा तो पक्का किस में बदल जाएगा बी में। तो ये बता रहा है कि ए टूट रहा है, कितना टूट रहा है इतना। अब इतना ए टूट गया है ना, तो जो टूट गया है वो तो बी में बदल गया है। तो यानी बी बन कितना रहा है, टोटल कितना बी बन रहा है, टोटल इतना भी बन रहा है। तो टोटल जितना भी बन रहा है उसे यहाँ लिख दिया। ठीक, अब टोटल जितना भी बन रहा है उसमें से कुछ सी में बदल जा रहा है। अब कितना सी में बदल रहा है, टोटल जितना भी बन रहा है उतने, उसमें से इतना 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 सी में बदल रहा है। तो टोटल जितना बी बन रहा था उसमें से मैंने माइनस कर दिया उस बी को जो सी में बदल गया, तो मेरे पास आ गया नेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। यानी बी एक्चुअली में कितने तेजी से बन रहा होगा वो ये है। ठीक, यहाँ पे ये भी खत्म होता है और तुम्हारा जो है चैप्टर इज कंप्लीटेड। केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो है सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं, कंसेप्चुअल तौर पे चैप्टर कंप्लीट है। अब बस 2 लेक्चर और लेने हैं, कम से कम 2 या 1.5 लेक्चर तुम्हारा कंप्लीट करवा दूंगा मैं। क्या वो जो सवाल है ना, सवाल वाले जो लेक्चर है। अब देखो सवाल वाले लेक्चर में कभी भी ड्रॉप कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दूं, 1-2 लेक्चर सॉल्यूशन के भी हो जाए। अब अगला लेक्चर जो मैं स्टार्ट करूंगा, अगला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा प्यारे बच्चों वो सॉल्यूशन का होगा। ठीक, अब हो सकता है कि मैं सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ, 2-3 लेक्चर उसके पढ़ा दिए, 2 लेक्चर पढ़ा दिए, इसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन वाले लेक्चर ड्रॉप कर दूं, तो वो मेरे ऊपर है। ठीक, तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि जो पढ़ा दिया है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं उसको बार बार रिवाइज करो, उसको बार बार रिवाइज करो और मजबूत कर लो। ठीक, सारे फॉर्मूले रिवाइज करके मजबूत कर लो। सारे जो टर्म्स हैं, जैसे ए का मतलब क्या है, -x का मतलब क्या है, at का मतलब क्या है, a0 का मतलब क्या है, ये सब भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये सब भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये सब भी तुम्हारा होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। तभी जो है सवाल वाला जो लेक्चर करवाऊंगा, क्वेश्चन लेक्चर में तुम्हें तभी मजा आएगा। क्वेश्चन लेक्चर में प्यारे बच्चों तुम तभी एंजॉय कर पाओगे जब तुम्हें अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो सब रट जाएंगे, बिल्कुल रटना ही कहेंगे इसे। ठीक, समझने के बाद जो है अगर सॉल्व करना है तो फिर रटना ही पड़ता है। आप सुनो तो ठीक है,
थैंक यू। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तीन चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, पढ़ाऊंगा। इसके बाद आता है पार्शियल प्रेशर। इसके बाद आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट टॉपिक होता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार चीजें पढ़नी होती है सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, इसके बाद पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर, इसके बाद पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और लास्ट में पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद दो तीन छोटे छोटे टॉपिक आएंगे 5वें नंबर पे। जैसे सबसे पहले आएगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक टॉपिक छोटा सा आएगा आपका हेनरी लॉ। ठीक, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये 5 चीजें मोटा मोटी इसमें पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म्स मान के चलो पढ़ाने में लगेगा 1 लेक्चर। पार्शियल प्रेशर इसको पढ़ाने में लगेगा कम से कम 2 लेक्चर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको पढ़ाने में 1 लेक्चर, इसको पढ़ाने में 1 लेक्चर बच्चों, और इसे पढ़ाने में 1 लेक्चर। ठीक, तो ओवरऑल तुम्हारा हो जाएगा ये एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 लेक्चर्स में सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है मोटा माटी तो मैं आइडिया दे रहा हूँ कि सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, फिर पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे, इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लास्ट में पढ़ेंगे हेनरी लॉ। और इस तरह से ये इस चैप्टर के ऊपर भी हम एक इस तरह की लाइन खींच देंगे, मतलब ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया है कंप्लीट। केमिकल काइनेटिक्स हो गया है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन लेक्चर है, जो आपका क्वेश्चन लेक्चर है, इस क्वेश्चन लेक्चर को बच्चों मैं कभी भी ड्रॉप कर सकता हूं। हाँ, सॉल्यूशन का जब मैं 5वां लेक्चर डालूंगा ना, उससे पहले पहले तक ये क्वेश्चन लेक्चर डल चुका होगा। और ये बात याद रखना कि आप केमिकल काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से उसे रेडी कर लो, सारे फॉर्मूले सब कुछ आपके दिमाग में ब्रेन में सेट हो, ताकि जब मैं ये करवाऊंगा ना तो मैं भी बताऊंगा, मैं भी सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक बार बताऊंगा बच्चों। लेकिन वो करने में आपको तभी मजा आएगा जब आपने पहले से वो सब पढ़ा हुआ होगा। तो बेटर होगा कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना केमिकल काइनेटिक्स, और रेडी रखना। ठीक, कभी भी युद्ध के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक, हमें हमेशा तैयार होना चाहिए युद्ध के लिए। इसीलिए सरप्राइज मैंने एक डाल दिया है कि मैं कभी भी डाल सकता हूं, ताकि हर वक्त रेडी रहो तुम। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।